पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सू कहता है, क्या मैं ये तुम्हें दे दूं? वो कहती है, हाँ बिल्कुल। सू उसे छीनते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे कुछ और मांग सकती हो बट ये नहीं। वो कहती है, मगर क्यों? वो कहता है, क्योंकि ये मेरा है, तुम्हारा नहीं। काफी रात हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। ओयन कहती है, प्लीज आज भी आप मेरे साथ सो जाओ। रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, बट कल जब मैं आपके साथ सोई थी तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई। सू चिल्लाते हुए कहता है, माना कि हम भाई बहन हैं बट ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक आदमी हूँ और मुझे केयरफुल रहना होगा। क्या आप मुझे तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा? वो कहती है, हाँ, अगर आप मेरे भाई हो तो मुझे सब सिखाना पड़ेगा। मुझे भी पता है कि आप एक आदमी हो, बट मुझे लगा कि भाई तो सिर्फ भाई होता है। एंड देन उसे सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। रात में ओयन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, तो वो हवा लेने विंडो के पास आती है, जिस वजह से बेल बजने लगती है एंड सू को भी उसकी आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद सू उसके रूम में आकर विंडो बंद करके वहां से जाने लगता है। वो कहती है, अगर आप मेरे साथ नहीं सोने वाले तो प्लीज विंडो ओपन रहने दो। सू कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो कहती है, नींद ना आने से तो यही अच्छा है कि मुझे ठंड लग जाए। एंड फिर से जाकर विंडो ओपन कर देती है। सू बंद करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ सो सकती हो। जिसे सुनकर ओयंग हैप्पी हो जाती है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद ओयंग पूछती है, जो मेडिसिन आपके पास है उसे खाने के बाद क्या होगा? जिसे सुनकर पहले तो शू शॉक्ड हो जाता है, बट देन कहता है, मैंने बताया था ना, एक ही बार में तुम्हारा सारा दर्द गायब हो जाएगा। वो कहती है, क्या आप मुझे वो मेडिसिन नहीं दे सकते? अच्छा चलिए एक डील करते हैं, आप मुझे वो मेडिसिन दो और बदले में मैं आपको ये दूंगी, मेरी नई विल। सू याद करता है कि यंग ने उससे कहा था कि मैं एक नई विल बनाने वाली हूँ, जिसमें अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, वो भी बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए। जिसके बाद उसे मोशुल की बातें याद आती हैं, जहां उसने कहा था कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो इसे खुद ले लो या फिर अपनी बहन को दे दो, और अगर तुम उसे दोगे तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम उसे ही दोगे, क्योंकि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। ओयन कहती है, मुझसे प्रॉमिस करो कि जब भी मुझे उस मेडिसिन की ज़रूरत होगी तो आप मुझे दे दोगे। सो कुछ नहीं बोलता तो वो कहती है, अरे प्रॉमिस तो करो, मुझे ज़रूरत पड़ने पे दोगे ना? वो कहता है, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही सुन सू को ढूंढते हुए सुबह सुबह ही ओयंग के घर पहुंच जाती है। जब जिनसंग उसे देखता है तो वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड ही हो जाता है। जिनसंग कहता है, ओह साइको, तू सुबह के 6 बजे यहाँ क्या कर रही है? जिनसंग उसे ओयंग के रूम में जाने से मना करता है, बट ही सुन उसे धक्का देते हुए अंदर चली ही जाती है। तभी अचानक से जिनसंग को फोटो के पीछे एक लॉकर दिखता है। यहाँ वो तीनों ओसू एंड यंग को साथ में सोता हुआ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जिनसंग उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है और सेक्रेटरी वैंग गुस्से में विंडो ओपन करती हैं, जिस वजह से सू की नींद खुल जाती है। वो कहती हैं, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ जिनसंग कहता है, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही तो चल रहा है। वो कहती है, अच्छा, बट हमारे प्लान में ये कब आया कि उन दोनों को साथ में सोना है? जिनसंग कहता है, तूने देखा नहीं क्या? दोनों ने प्रॉपर अपने पूरे कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल एक भाई बहन की तरह। मैं भी तो सोता हूँ अपनी बहन के साथ। वो कहती है, अच्छा, एक ही रूम में और एक ही बेड पे? वो कहता है, बेड पे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बेड ही नहीं है। तभी वहाँ यंग आ जाती है, तो जिनसंग कहता है, प्लीज साइको, उसे कुछ बताना मत। वहीं सेक्रेटरी वैंग कहती हैं, आखिर तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? तुम ओयंग के साथ एक ही बेड पर क्यों सो रहे थे? उस बेचारी को तो आदमी का मतलब भी नहीं पता। तुमने उसके साथ क्या किया है? सू कहता है, मैं बस उसके बगल में सो रहा था। और क्या आप लोगों को पता भी है कि ओयंग को इंसोम्निया है? रात में जब आप सभी चैन की नींद सो रहे होते हैं तो वो बेचारी सो भी नहीं पाती। जिसे सुनकर सेक्रेटरी वैंग शॉक्ड हो जाती हैं। यंग को लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपने उसे ऐसा क्यों बनाया? आपने तो कहा था कि आप उसकी मॉम हैं, फिर क्यों आपने उसे कुछ भी नहीं सिखाया? उसे ये बात समझनी चाहिए कि वो अपने बड़े भाई के साथ एक ही रूम में और एक ही बेड पर नहीं सो सकती। लेकिन वो कुछ नहीं समझती। वो अभी भी वही 6 साल की छोटी बच्ची है जिसे मैं छोड़कर गया था।
और यंग के लिए भी मैं उसका वही 8 साल का छोटा भाई हूँ जो उससे अलग हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो आपसे ज़्यादा मुझ पे भरोसा क्यों करती है। आपको उसके साथ रहते हुए पूरे 20 साल हो गए, बट फिर भी आप उसके लिए एक अजनबी हैं। और अगर आप सच में उसकी माँ की तरह हैं, तो फिर जब वो रात भर सो नहीं पाती तो क्यों आपको आकर नहीं बताती? क्योंकि बच्चे तो सबसे पहले अपनी माँ को ही बताते हैं। वो कहती हैं, तब तो आई थिंक उसे म्यूंगो से शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो मेरे बगल में कभी सोएगी नहीं और तुम बहुत जल्द ही जाने वाले हो। इससे पहले कि तुम अपनी बहन को छोड़कर चले जाओ, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। जिसे सुनकर सू को काफी गुस्सा आता है। पीछे से जिनसंग आकर कहता है, गेम ओवर, क्योंकि आज ही सुन ओयंग को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताने वाली है। दूसरी तरफ हम उन दोनों को साथ में बात करते हुए देखते हैं। ओयंग कहती है, कल हमने बहुत मजे किए और हाँ, हमने साथ में बाइक भी चलाई। वो कहती है, व्हाट, उसने बाइक चलाई? क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि मेरी बहन की बाइक में ही डेथ हुई थी? उसके मरने के बाद सू ने कहा था कि आज के बाद वो कभी भी बाइक नहीं चलाएगा। मैंने उसे कई बार बाइक में घुमाने के लिए उसे जबरदस्ती की, बट उसने मुझे कभी भी नहीं घुमाया। ओयंग कहती है, आई एम रियली सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसमें सू की कोई भी गलती नहीं है। हिसुन कहती है, क्या तुम्हें पता है, वो एक लुटेरा है। वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा बनने की कोशिश इसलिए कर रहा है ताकि वो तुम्हें लूट सके। वो लड़कियों को इम्प्रेस करना बहुत ही अच्छे से जानता है और तुम भी उसे पसंद करने लगी हो, राइट? वो तुम्हारे पास तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए आया है ताकि वो तुम्हें यूज कर सके। पीछे से सू एंड जिनसंग भी भागते हुए वहीं पहुंच जाते हैं। वो कहती है, तुम्हारे भाई को $8 मिलियन की जरूरत है। जिसे सुनकर सू सभी के सामने उसे एक जोर का चाटा मारता है और जिनसंग आकर उसे वहां से ले जाता है। यहाँ ही सुन ने ओयंग को सब कुछ बता दिया था, बट ये नहीं बताया था कि तुम्हारा भाई नकली है और असली ओसू मर चुका है। जिनसंग कहता है, यंग सू की बहन है। क्या तुम सू से इतना ज्यादा प्यार करती हो कि किसी लड़की को उसके आसपास देख भी नहीं सकती? ओयंग कहती है, क्या अभी अभी ही सुन ने जो कुछ भी कहा वो सच है? आप यहाँ मेरे लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए आए हैं? सू रोते हुए कहता है, नहीं। ओयंग कहती है, नई विल देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। बट जैसा मैंने पहले भी कहा था, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। सो अगर आपको सच में पैसे चाहिए तो मुझे अभी मार डालो। एंड देन रोते हुए वहाँ से चली जाती है तो सू भी उसे फॉलो करता है। वहीं मीरा ये सारी बातें मैसेज करके सेक्रेटरी वैंग को बता देती है। नेक्स्ट सीन में सू हीसुन को मैसेज करके बाहर मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे मारते हुए कहती है, अगर मैं चाहती तो ओयंग को बता सकती थी कि तुम उसके असली भाई नहीं हो, बट मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई लाइक यू। मैं भी एक लड़की हूँ और समझ सकती हूँ जिस तरह से तुम ओयंग को देखते हो तुम उसे पसंद करते हो, राइट? और मैंने उससे पैसे मांग लिए तो इसमें बुरा ही क्या है? तुम जिंदा तभी रह पाओगे जब तुम्हें $8 मिलियन मिलेंगे। सू उसे हक करके चुप कराने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ म्यूंगो यंग को मूचुल के क्लब का कार्ड देते हुए कहता है, मैंने सुना कि तुम दूसरे ओसू के बारे में जानना चाहती हो जो कि तुम्हारे भाई का फ्रेंड था, तो तुम इस आदमी को कॉल कर सकती हो क्योंकि ये उसके बारे में जानता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आज ये दोनों डेट पर जा रहे हैं क्योंकि ओसू के जाने से पहले ओयंग शादी करना चाहती है। रात में हम जिनसंग को देखते हैं जो कि सू से नाराज होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है बट जिनसंग उसे इग्नोर कर देता है। सू कहता है, मैंने हीसुन को मारा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वो कहता है, तुम सिर्फ उसे मारने के लिए सॉरी फील कर रहे हो, हक करने के लिए नहीं। मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं हूँ, ना तो तुम्हारे लिए और ना ही उसके लिए। ओयंग सू को कॉल करके कहती है, मैं अभी नशे में हूँ, तो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ये टाइम बेस्ट रहेगा। सो प्लीज कम एंड किल मी, आओ और मुझे मार दो। मोचुल जिनसंग को कॉल करके कहता है, तुम सू को छोड़कर मेरे लिए काम करने लग जाओ क्योंकि मैंने उसे एक मेडिसिन दी है एंड आई एम श्योर कि वो बहुत जल्द ही उसे अपनी नकली बहन को खिलाने वाला है। तो अगर तुम भी खूनी नहीं बनना चाहते तो उसे छोड़ दो। और हाँ, आजकल सोरा भी सू को ढूंढ रही है और अगर एक बार उसने सू को ढूंढ लिया तो आई एम श्योर वो तो उसे बर्बाद करके ही छोड़ेगी। वहीं म्यूंगो कहता है,
अब बस भी करो, हम यहाँ बातें करने आए हैं, ड्रिंक करने नहीं। तुम जब से मेरे साथ हो बस सू की बातें ही किए जा रही हो और मेरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया। मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे पसंद करती भी हो या नहीं, डू यू लाइक मी और नॉट। बट यंग अभी भी उसे ड्रिंक करने के लिए कह रही थी, तो म्यूंग हो क्या करता है वो तो आप खुद ही देख लो। वेल ये सब दूर से ओसू भी देख लेता है, बट उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। म्यूंग हो कहता है, आई लव यू, मैं ये बहुत दिनों से करना चाहता था। तभी वहाँ सू आकर कहता है, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। ओयन कहती है, ठीक है, वैसे आज मैंने बहुत मज़े किए और किस भी बहुत अच्छा था। वो नीचे गिरने ही वाली थी बट म्यूंग हो उसे संभाल लेता है। संभालना तो सू भी चाहता था बट वो रुक जाता है। म्यूंग हो जब ओयन के साथ बाहर होता है तभी उसके फ़ोन में सेक्रेटरी हान का कॉल आता है, जिसे सू पिक कर लेता है। वो कहती है, हनी तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बट देन सू की आवाज़ सुनते ही फ़ोन कट कर देती है। वापस आते हुए वो बस मरने की ही बात कर रही थी, क्योंकि उसे सच में लग रहा था कि सू यहाँ उसके लिए नहीं बल्कि सिर्फ पैसों के लिए आया है। वो कहती है, अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, और हाँ, मुझे मारने के बाद गिल्ट फील मत करना, क्योंकि जैसा कि तुम्हें भी पता है मैं हमेशा से मरना चाहती थी, तो तुम यही सोचना कि तुमने मेरी इच्छा पूरी की है। सू कहता है, ही सुन ने सब कुछ झूठ कहा है, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। अगर मुझे सच में तुम्हें मारना ही होता तो मैं कब का तुम्हें मार चुका होता। मेरे पास बहुत सारे चांसेस थे जब मैं तुम्हें मार सकता था। स्टेशन में जब ट्रेन आ रही थी मैं तब मार सकता था। पानी में जब तुम डूब रही थी तब भी मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। यंग रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझसे कहो कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है जिस पे मैं भरोसा कर सकूं, सो प्लीज़ मुझसे कहो कि मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ। सू कहता है, बिल्कुल तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को घर में देखते हैं जहाँ ओयंग सो रही थी। सू उसे देखते हुए मन में कहता है, आखिर क्यों क्यों मैं जीना चाहता हूँ। मैंने इस अंधी लड़की से बहुत सारे झूठ बोले हैं। वेल वो ओयंग के साथ सभी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए उसे किस करने ही वाला था, बट दैन खुद को रोकते हुए कहता है, मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, क्या पागल हो गया हूँ। एंड देन चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जहाँ बाहर उसे जिनसंग मिलता है जो कि उसी का वेट कर रहा था। वो सू को लॉकर की फोटोज दिखाते हुए कहता है, ओयंग को मेडिसिन देने से अच्छा है कि तुम उसके पैसे ही चुरा लो, और वैसे भी वो साइकोपैथ सोरा भी तुम्हें ढूंढ रही है, क्या पता वो आगे क्या करने वाली है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो तुम पैसे चुरा लो। तुमने मेरे डैड की सभी गाय को बेचकर उन पैसों से गैम्बलिंग किया, मैं तब भी तुम्हारे साथ था। तुम अपना अनाथ आश्रम छोड़कर हमारी फैमिली के साथ रहने आ गए। बचपन में तुमने बहुत सारी फाइट्स की, जिस वजह से मेरी मॉम पुलिस स्टेशन जाती रही और वहाँ के लोगों से भीख मांगती रही कि वो तुम्हें छोड़ दें। मैंने तब भी तुमसे नफरत नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और बेगुनाह को मारते हुए नहीं देख सकता। तुम यंग के इतना क्लोज जाकर उसे मेडिसिन खिलाकर मारने वाले हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में से किसी की भी जान जाए, ना तो यंग की और ना ही तुम्हारी। सो प्लीज़ लॉकर से पैसे चुरा लो। सू कहता है, ठीक है तुम प्लान बनाओ, एंड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ वो दोनों मूवी देख रहे थे। सू कहता है, तुम म्यूंगो की फैमिली से मिलने के बाद बहुत जल्द उससे शादी करने वाली हो, बट क्या तुम उसे पसंद करती भी हो। ओयन कहती है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसे डैड ने मेरे लिए पसंद किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी म्यूंगो की फैमिली से मिलने जाते हैं। सू यंग को कॉल करके कहता है, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। वो कहती है, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, जल्दी से काम खत्म करके आओ, हम दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि मैं अकेले नहीं जाना चाहती। सू कहता है, तुम वैसे भी अकेली ही हो, अब इसकी आदत डाल लो क्योंकि बहुत जल्द मैं भी जाने वाला हूँ। ओयन कहती है, अगर आपको जाना ही था तो आना ही नहीं चाहिए था, एंड देन गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। वहीं सू जिनसंग को कॉल करके कहता है, लेट्स डू इट। म्यूंगो के पेरेंट्स उसे ओयंग से शादी करने के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं, वो अमीर है तो क्या हुआ, मगर वो अंधी है, और वैसे भी तुम सोयुन को कैसे छोड़ सकते हो। वो कहता है,
मॉम एंड डैड, एक बार आप उनसे मिल तो लीजिए। पीछे से ओयंग भी सब कुछ सुन लेती है एंड देन बीमार होने का बहाना करके वहां से वापस आ जाती है। दूसरी तरफ सू लॉकर ओपन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। काफी मेहनत करने के बाद एट लास्ट लॉकर ओपन भी हो जाता है, बट तभी ओयंग सेक्रेटरी वैंग के साथ वहां आ जाती है। और जब सू को इस बात का एहसास होता है तो वो जल्दी से सब कुछ बंद करके गेट के साइड में छुप जाता है। ओयन को सुलाने के बाद सेक्रेटरी वैंग जब रूम से बाहर जा रही थी तो वो सू को गेट के पीछे छिपे हुए देख लेती हैं और वो पेंटिंग को भी टेढ़ी देखकर सब कुछ समझ जाती हैं। एंड आफ्टर दैट वो गेट के पास जाकर उसे बंद कर देती हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।